जी, ग्राफ्स क्या होते हैं? ग्राफ की डेफिनेशन ये होती है कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल देता है विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के लिहाज से कितना चेंज आ रहा है, उसको अगर हम रैपिड वे में देखना चाहते हैं बड़ी स्पीड के साथ, तो हम फिर उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कर देख सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा वाई एक्सिस पे लेते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं। ये ए और बी इस तरह हमें पॉइंट दिया जाता है जो ग्राफ के ऊपर हमने लिखना होता है, इसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। इसमें ये पहला वाला जो होता है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है, उसे हम सीसा कहते हैं, और बी वाले कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये वैल्यू ऑफ वाई कंपोनेंट होती है। ग्राफ के बारे में जब भी कभी सवाल आता है उसके एरिया और उसकी स्लोप के बारे में सवाल आता है, तो एरिया फाइंड करने के लिए आप मल्टीप्लाई करते हैं कि इस चीज़ को वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस के साथ, प्रोडक्ट हमें एरिया देता है। और स्लोप फाइंड करने के लिए आप डिवाइड करते हैं वाई वाली वैल्यू को एक्स वाली वैल्यू के ऊपर, तो रेशो जब हम लेते हैं तो हमें स्लोप देती है। स्लोप के कुछ और नाम है, आप इसे ग्रेडियंट भी कहते हैं, आप इसे टेन थीटा भी कहते हैं, वाई ओवर एक्स भी कहते हैं, राइज ओवर एन भी कहते हैं। तो ये सारे के सारे नाम हैं ग्रेडियंट के या स्लोप के। तो जब भी कभी हमसे सवाल पूछा जाएगा कि ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है या स्लोप हमें क्या देती है, तो एरिया फाइंड करने के लिए हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे और उसके देख लेंगे फार्मूला किस चीज़ का बन रहा है। इस तरह स्लोप फाइंड करने के लिए हम डिवाइड करके देखेंगे कि किस चीज़ का फार्मूला बनता है और वो फिजिकल क्वांटिटी हमें देंगे। और लाजमी नहीं है कि हमें एरिया या स्लोप उसकी कोई ना कोई बनने वाली फिजिकल क्वांटिटी लाजमी ही देंगी। कुछ ऐसे ग्राफ है जिनका एरिया हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं देता या स्लोप उसकी हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं देती, तो इनकी एग्जांपल मैं आगे क्वेश्चन में आपको देता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया, जब भी हम एरिया के बारे में सवाल आएगा तो हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ कुछ एरिया लिखे हुए, एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वर्क बनता है। पावर टाइम ग्राफ भी वर्क बनता है। पावर का फार्मूला क्या होता है, वर्क ओवर टाइम, और आप टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वर्क ही बनेगा। एरिया ऑफ फोर्स वेलोसिटी ग्राफ हमें क्या देता है, पावर, P इज इक्वल टू एफ वी। एरिया ऑफ प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ हमें क्या देता है, वर्क देता है। प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर को जब आप वॉल्यूम पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे प्रेशर को वॉल्यूम के साथ, तो ये हमें थर्मोडायनामिक के अंदर वर्क देता है। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें डिस्टेंस देता है। एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ हमें इम्पल्स देता है। तो जब भी हमें मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ें देते हैं। डिफरेंट शेप्स का एरिया कैसे फाइंड करना है, रेक्टेंगुलर एरिया है तो हम क्या करेंगे, इस लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। और अगर ट्राइंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट होती है। अब यहाँ तो राइट ट्राइंगल बनी है, अगर राइट ट्राइंगल ना भी हो, कोई इस तरह की ट्राइंगल हो जो राइट नहीं है, तो अब भी हम क्या करेंगे, उसकी बेस को उसकी हाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 1/2 पे डिवाइड करेंगे। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है और यहीं पे स्फेयर हो तो उसका एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। एरिया ऑफ ट्राइपीजियम कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स लेते हैं और फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स और 2। अब यहाँ पे एक ट्राइपीजियम बनी हुई है, तो इन दोनों में देखें पैरेलल साइड कौन सी है। ये जो मैंने ब्लू से शेड किए हैं ये पैरेलल है, जिनको मैंने ग्रीन से शेड किया ये पैरेलल है। आप देख सकते हैं कि ग्रीन वाली साइड पैरेलल है, तो पैरेलल साइड को सम करेंगे, 2 पे डिवाइड करें और मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, उसे एच से नोट किया हुआ है। तो ग्राफ में यहाँ वैल्यू दी होती है, वहाँ से हम देख लेंगे कि हाइट कितनी है और ये सम ऑफ इनके सम के अंदर हमने क्या क्या यूज़ करना है। क्वेश्चन एरिया के रेलेवेंट, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड बाद मोमेंटम में कितना चेंज आया। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। 1/2 बेस कितनी है, 0 से 4 तक 4 है। 1/2 बेस कितनी है, 4, और हाइट कितनी है, 20। तो इसको डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा, 2 × 20 40। स्लोप फाइंड करने के लिए हम हमेशा डिवाइड करते हैं। वेलोसिटी और टाइम है तो इनको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे एंगल गिवन है तो हम क्या करेंगे, tan थीटा ले लेंगे स्लोप फाइंड करने के लिए। तो tan 60 कितना होगा, √3 होगा, तो इसकी स्लोप √3 आ जाएगी। विच हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस, स्लोप फाइंड करनी है, जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। यहाँ पे ए और बी को ज़रा कंपैरिजन करें तो रेजिस्टेंस ऑफ बी ज़्यादा है किससे बोला, रेजिस्टेंस ऑफ ए से, क्योंकि उसकी स्लोप ज़्यादा है। स्लोप ढलवान को कहते हैं। जो बिल्कुल सीधी लाइन है उसकी स्लोप 0 होती है, और जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी स्लोप कांस्टेंट होती है। ये भी स्ट्रेट है लेकिन ये अलोंग द एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू एक्स एक्सिस है,
और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, इनकी स्लोप 0 होगी, सीधी लाइन है। ढलवान क्या होगी, कोई भी नहीं होगी। इसकी ढलवान है लेकिन कांस्टेंट है। इसके मुकाबले में अगर मैं ये लाइन ड्रा करूँ सी, इसकी स्लोप ज़्यादा है, बी की उससे कम है, इसको डी कह लें। और अगर मैं ई यहाँ ड्रा करता हूँ तो ई की स्लोप उससे कम है। जैसे जैसे वो एक्स एक्सिस के करीब आती जाती है लाइन, उसकी स्लोप कम होती जाती है। जैसे जैसे वो वाई एक्सिस के करीब जाती है तो उसकी स्लोप बढ़ती रहती है। ये इंक्रीजिंग स्लोप है। इंक्रीजिंग स्लोप का कैसे आइडिया लगता है कि पहले देखें, पहले वो लाइन हॉरिजॉन्टल है, यहाँ टेंजेंट ड्रा करके देखें, यहाँ पे जो इसका टेंजेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगा, और बाद में उसका टेंजेंट वर्टिकल बनता जा रहा है। टेंजेंट क्या होता है, एक लाइन, एक कर्व के ऊपर जो एक पॉइंट पे टच करने वाली लाइन होती है उसे टेंजेंट कहते हैं। तो टेंजेंट हमें बड़ा हेल्प करता है, टेंजेंट ड्रा करना में हेल्प करता है स्लोप फाइंड करने के लिए। तो पहले इसका टेंजेंट देखें हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होता जा रहा है, तो मतलब उसकी स्लोप इंक्रीज़ हो रही है। और यहाँ अगर टेंजेंट ड्रा करें तो पहले उसका टेंजेंट वर्टिकल बनेगा और बाद में उसका टेंजेंट क्या होता जा रहा है, हॉरिजॉन्टल। मतलब ये कौन सी स्लोप है, डिक्रीजिंग स्लोप है। ये लाइन पहले हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रही है तो मतलब इंक्रीजिंग स्लोप। वही कर्व अगर पहले वर्टिकल थी और फिर हॉरिजॉन्टल हो रही तो डिक्रीजिंग स्लोप होगी। तो ये तो हो गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप का चक्कर। अब है कि पॉजिटिव स्लोप कब होगी और नेगेटिव कब होगी। टेंजेंट थीटा आपको पता है फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव होता है। तो जो हम टेंजेंट ड्रा करेंगे स्लोप के ऊपर, अगर वो हमारा टेंजेंट इस इन एक्सिस में होगा तो हम कहेंगे कि वो स्लोप पॉजिटिव है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने इसका ये रेड कलर का टेंजेंट ड्रा किया है। अब अगर आप इस टेंजेंट को गौर से देखें, यहाँ पे अपने पास से एक लाइन ड्रा कर लिया करें, एक्सिस बना लिया करें खुद से। ये खुद से मैंने एक एक्सिस बना लिया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कह लें या एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना लें। तो इसको आप देखें गौर से कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। ये फर्स्ट में और थर्ड में जा रहा है, तो मतलब इसकी क्या होगी, स्लोप पॉजिटिव होगी। इंक्रीज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा है इंक्रीजिंग स्लोप का। पॉजिटिव क्यों कहा, क्योंकि उसका टेंजेंट जो है वो पहले और तीसरे में बन रहा है। और यहाँ पे अगर आप ड्रा करके देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि ये जो आपकी स्लोप है ये किस क्वाड्रेंट में जा रही है, सेकंड में और थर्ड में जा रही है। तो जब सेकंड और फोर्थ में जा रही है, सॉरी, तो सेकंड और फोर्थ में जा रहा होगा तो नेगेटिव स्लोप होगी। इंक्रीजिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पहले हॉरिजॉन्टल थी और बाद में वर्टिकल हो रही है, तो इस वजह से इसे इंक्रीजिंग स्लोप कह रहे हैं। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताएगा कि वो वैल्यू हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कितनी है, और पॉजिटिव और नेगेटिव बताएगा कि हमारा जो टेंजेंट है वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, या जो टेंजेंट है उसका एंगल 90 से कम है या ज़्यादा है। इसका एंगल 90 से कम है, और जब भी एंगल 90 से कम होगा तो वो क्या होगी, पॉजिटिव स्लोप होगी। और इसका एंगल आप एंगल बनाएं तो एंगल क्या बोला, 90 से ज़्यादा है। तो जब भी 90 से ज़्यादा एंगल होगा तो वो स्लोप किस में चली जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप हमें वेलोसिटी देती है, इसकी स्लोप हमें क्या देगी, वेलोसिटी। तो जब स्लोप हमें वेलोसिटी देगी तो इससे इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या निकलें, इसकी स्लोप 0 है तो वेलोसिटी 0 है। स्लोप कांस्टेंट है, वेलोसिटी नॉन ज़ीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि इसको आप एंगल ड्रा करके देखिए, एंगल क्या बोला, 90 से कम है, थीटा कम है 90 से, तो क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव होगी। इसकी स्लोप नेगेटिव है क्योंकि इसका जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ वो क्या बन रहा है, 90 से ज़्यादा बन रहा है, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, नेगेटिव। देखिए हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा है तो इंक्रीजिंग स्लोप है, और जो इसका टेंजेंट है वो क्या है बोला, वो किस क्वाड्रेंट में है, पहले और तीसरे में है, तो पॉजिटिवली इंक्रीजिंग स्लोप होगी। इस तरह इसका टेंजेंट क्या बनेगा, किस क्वाड्रेंट में बन रहा है, फिर भी पॉजिटिव होगा, लेकिन डिक्रीज़ क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल होती जा रही है स्लोप। हमें टेंजेंट ड्रा करने से ये फ़ायदा मिलता है कि हम उस टेंजेंट को देखते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में, तो जिस क्वाड्रेंट में हमारा टेंजेंट होता है वहीं से हमें आइडिया होता है कि स्लोप हमारी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। अब इस ग्राफ की आप स्लोप ज़रा बताने की कोशिश करें, वेलोसिटी क्या होगी, स्लोप ही वेलोसिटी होती है। पहले हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल हो रही है, मतलब इंक्रीजिंग होगी। टेंजेंट ड्रा करके देखें तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा इसका टेंजेंट, जी इसका टेंजेंट किस क्वाड्रेंट में चला गया। तो इस तरह आप इसका आइडिया भी लगा सकते हैं कि ये टेंजेंट में थोड़ा सा ये एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे और ये वाई एक्सिस, तो देखें जो आपका ये जो टेंजेंट ड्रा किया ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में और फोर्थ में, तो स्लोप क्या हो जाएगी, नेगेटिवली इंक्रीजिंग हो जाएगी। इस तरह ये दूसरे दो ग्राफ हैं। फर्दर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के भी यही केसेस हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है। तो जब हमसे एक्सेलरेशन के बारे में सवाल आएगा तो मतलब हमसे स्लोप के बारे में ही सवाल आ रहा है।
तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, स्लोप इंक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीजिंग है, स्लोप डिक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीजिंग है। यहाँ पे स्लोप नेगेटिवली इंक्रीज़ हो रही है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिवली इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये सारे ग्राफ हैं। ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर भी था कि टाइम रुका हुआ है और डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट, ये नॉट पॉसिबल केस है। इस तरह इधर भी ये वाला केस क्या होगा, नॉट पॉसिबल होगा। कुछ क्वेश्चन है, तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप हमें वेलोसिटी देती है, स्पीड देती है, और जो स्पीड होती है वो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है क्योंकि वो वेक्टर है, लेकिन स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द कांस्टेंट डिसलेशन। डिसलेशन की अगर बात करें तो ये तो एक्सेलरेशन है, ये 0 है, और ये डिसलेशन वाला ग्राफ ये चार्ली है। और अगर यहीं पे सवाल होता कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फिर कौन सा जवाब था, क्योंकि ये भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये भी कांस्टेंट है, 0 भी तो कांस्टेंट होता है, तो इसका ऑल ऑफ दीज ही लगाएंगे। वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल थ्रोन अपवर्ड डैश विद द टाइम। द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल थ्रोन अपवर्ड क्या होती है बोला, डिक्रीज लीनियरली, कांस्टेंट, डबल या डिक्रीज पैराबोलिकली। वेलोसिटी डिक्रीज लीनियरली, जब अपवर्ड थ्रो करते हैं तो वेलोसिटी लीनियरली डिक्रीज होती रहती है। आगे कुछ केसेस हैं, ग्राफ अगर हमें ड्रा करना पड़ जाए, यहाँ पे आप देखें y की पावर भी 1 है और x की पावर भी 1 है। जब दोनों वेरिएबल की पावर 1 होती है और डायरेक्ट करलेशन होता है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनती है। जैसा कि मोमेंटम और वेलोसिटी का ग्राफ है, अगर मास कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। काइनेटिक एनर्जी और v स्क्वायर का जो ग्राफ है वो भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की और वेलोसिटी की पावर 1 तो नहीं है, तो मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी में ग्राफ नहीं बनाया, मैंने काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के स्क्वायर में ग्राफ बनाया। तो काइनेटिक एनर्जी की भी पावर 1 है और वेलोसिटी के स्क्वायर की पावर भी 1 है। अगर मैं कहता ना कि काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का ग्राफ है, फिर कुछ और बनता। यहाँ पे जो वेरिएबल लिए जा रहे हैं ग्राफ के, यहाँ पे उन्हीं की पावर को देखें आप। y = mx + c। अब भी पावर तो 1 ही है y और x की, लेकिन साथ में कुछ कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं या कांस्टेंट ऐड हो रहे हैं। फिर जो ग्राफ होगा वो बनेगा फिर भी स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो रीजन से पास नहीं होगा। जैसा कि VF = VI + AT का ग्राफ है, तो इसमें जो ग्राफ बनेगा वो रीजन से पास नहीं होगा, क्योंकि VI ज़्यादा है, पॉजिटिव है ना, VI > 0 है, तो 0 से तो स्टार्ट नहीं हो सकती। दो वेरिएबल हैं, दोनों की पावर 1 है और कांस्टेंट के बराबर है, तो उनका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। उनका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, जैसा कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो इनका ग्राफ कैसे बनेगा। शुरू में सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, फिर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो इस तरह के ग्राफ ये बनेंगे। अगर एक पावर 1 और एक 2 हो तो इसका तरह का जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला ग्राफ बनता है। अब यहाँ पे देखें काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का स्क्वायर का ग्राफ अगर बनाएंगे, तो वेलोसिटी के स्क्वायर का जो ग्राफ होगा वो पावर 1 के साथ ही है ना, तो वो तो सिंपल स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन मैंने जो ग्राफ लिया वो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का लिया है, लेकिन फार्मूला तो वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ था। तो अब देखेंगे कि जिसकी पावर कम होगी उस तरफ ग्राफ को बेंड करना होता है। काइनेटिक एनर्जी की पावर कम है तो उस तरफ ग्राफ को बेंड कर देंगे। इस तरह पोटेंशियल एनर्जी का एक्स स्क्वायर के साथ ग्राफ इस तरह से बनेगा। कम पावर किसकी थी, पोटेंशियल एनर्जी की, तो उसके साथ ही इस तरह बेंड हो जाता है। इसमें दोबारा आपको बता रहा हूँ कि एक है ग्राफ, इक्वेशन असल ये है, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी और एक्स स्क्वायर में ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन आपको ग्राफ कहा गया कि पोटेंशियल एनर्जी और एक्स में बनाएं, तो क्या बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी और एक्स में जब आप ग्राफ बनाएंगे तब आपका ग्राफ क्या बनेगा, जिसकी पावर कम होगी उस तरफ बेंड हो जाएगा। y इज़ प्रोपोर्शनल टू x अंडर रूट, तो पैराबोला बनेगा। वही स्क्वायर वाला केस है, पैराबोला बन सकता है। t = 2πl/g अंडर रूट, t इज़ प्रोपोर्शनल टू l अंडर रूट है, तो t और l में ग्राफ क्या बनेगा, l की पावर कम है तो l की तरफ बेंड हो जाएगा। मैं फिर अगेन बता रहा हूँ कि अगर t और l अंडर रूट में ग्राफ बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। जो इक्वेशन दी हुई है उन्हीं वेरिएबल को एज इट इज़ उठाया जाए तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। और अगर किसी एक वेरिएबल की पावर ग्राफ में कम बताई गई हो तो फिर उस तरफ ग्राफ बेंड हो जाएगा। 6, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हो तो हैपराबोला बनता है इस तरह का।
पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो पी और वी का ग्राफ क्या बनेगा, ये बॉयल्स लॉ है। और अगर पी इज इक्वल टू एम वी है, अगर आप मोमेंटम को कांस्टेंट कहेंगे तो वेलोसिटी और मास का क्या इन्वर्स का रिलेशन है, तो वो भी ग्राफ क्या बनेंगे, तो ये दोनों ग्राफ है पैराबोला होंगे। अगर इन्वर्स का ग्राफ है लेकिन स्केल के साथ है, तब स्टीपर देन हैपराबोला बनता है। जैसा कि फोर्स और एक्स का ग्राफ है, यानी कि यहाँ पे आप एक्स स्केल ले लें, कॉलम फोर्स है, तो एफ और एक्स का जो एफ और एक्स में ग्राफ पूछा हुआ है, हालांकि फार्मूले में तो स्केल आता है, तो ये जो ग्राफ होगा ये स्टीपर देन हैपराबोला होगा। 8 वाला केस देखें, इफ़ वाई और एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो है लेकिन अंडर रूट के साथ है, तब क्या होगा, लेस स्टीपर देन हैपराबोला। अब हैपराबोला से कम स्टीपर हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखें, कैलकुलेट द डिस्टेंस विद रिटार्डेशन। अब यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इसका एरिया में रिटार्डेशन देता है, लेकिन इसका एरिया हमें क्या देता है, डिस्टेंस देता है। अब हमने डिस्टेंस वो कैलकुलेट करना है जो रिटार्डेशन के अंदर कवर हुआ है। तो रिटार्डेशन कब हुई है, रिटार्डेशन हुई है जी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका एरिया कैलकुलेट कर लें। फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितनी है 5 और हाइट कितनी है 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो ये 50 वो डिस्टेंस है जो हमने कब कैसे कैलकुलेट करना है, जब रिटार्डेशन के अकॉर्डिंग